हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज का टॉपिक हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। जिस प्रकार से हमने लास्ट बार पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या होता है, उनके वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर कुछ आधारित हमने प्रश्न भी देखे थे। आज हम उन्हीं प्रतिरोधों का संयोजन देखने वाले हैं। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है कि परिपथ में या फिर धारा प्रवाह के लिए जो उत्पन्न बाधा होती है, धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा जो होती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कि संयोजन होते कितने प्रकार के? तो संयोजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम, ठीक है। दूसरा हमारे पास में है पार्श्व या फिर समांतर क्रम। ये दो प्रकार के हमारे पास में संयोजन है। इनके बारे में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से श्रेणी क्रम होता है और किस प्रकार से समांतर या फिर पार्श्व क्रम होता है। हमें इसमें पता क्या करना होता है? तो हमें इसके अंदर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है कि श्रेणी क्रम में, पहले तो ये कि श्रेणी क्रम होता क्या है, श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजन होता है जिसमें प्रतिरोध जुड़े होते हैं। फिर उसके लिए हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। फिर हमें इन्हीं तुल्य प्रतिरोधों के आधार से हमें क्या पता करना होता है, हमें कि परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, या ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट तो ये कि श्रेणी क्रम होता क्या है। तो फर्स्ट हम श्रेणी क्रम के बारे में देख रहे हैं, पूरा का पूरा किस प्रकार से डिराइव करेंगे। देखो, फर्स्ट ये हम चित्र बना लेते हैं। माना कि हमारे पास में तीन प्रतिरोध थे। तीन प्रतिरोध कौन कौन से? तीन प्रतिरोध तो R1 R3 R2 R3, ठीक है। ये हमारे तीन प्रतिरोध है। इसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से, और ये हमारे पास में एक परिपथ निर्मित हो गया। ये हमारा R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है। फर्स्ट तो ये कि श्रेणी क्रम होता क्या है। तो श्रेणी क्रम हम कहेंगे ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सिरे का प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा जो दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध उसका प्रथम सिरा आपस में जुड़ा हो, सिरा आपस में जुड़ा हो, क्या हो? आपस में जुड़ा हो। तो हमने क्या कहा कि श्रेणी क्रम होता क्या है। तो श्रेणी क्रम हम कहेंगे ऐसा प्रतिरोध जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा, मान लिया कि ये अंतिम सिरा है, दूसरा प्रतिरोध का ये प्रथम सिरा आपस में जुड़े हुए। इसी प्रकार से ये दूसरा प्रतिरोध, ये माना कि ये वाला दूसरा प्रतिरोध है, तो इसका अंतिम सिरा ये और इसके दूसरे का प्रथम सिरा ये, दोनों आपस में जुड़े हुए। तो ऐसा प्रतिरोध, ऐसा संयोजन हमारा क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होगी, या फिर किस प्रकार से हम सीखेंगे? तो श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में जुड़े हो। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब मान लेंगे कि सिद्धांत या फिर ऐसा कुछ जो हमें याद रखना है इस चीज़ में, ठीक है। सिद्धांत विधान कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखें। इससे हमारा पूरा का पूरा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। सिद्धांत के रूप में हमें क्या याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। धारा का मान सदैव समान रहता है। क्या रहेगा? धारा का मान सदैव समान रहेगा, जबकि विभवांतर का मान प्रत्येक सिरे पर अलग अलग रहेगा। विभवांतर का मान प्रत्येक सिरे पर अलग अलग रहेगा। ये हमारा सिद्धांत है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, इससे हमारा पूरा का पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। सिद्धांत या फिर किस चीज़ के बारे में याद रखना है कि श्रेणी क्रम जो होता है इसके अंदर धारा का मान क्या रहेगा? धारा का मान सदैव समान रहेगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, धारा का मान जो है वो सदैव समान रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे, जबकि विभवांतर का मान प्रत्येक सिरे पर क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग रहेगा, तो विभवांतर का मान अलग अलग रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे,
हमने ओम का नियम पढ़ा था, तो ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था, V इक्वल टू आई आर, ये हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, हमने ये पढ़ा था कि ओम का नियम होता क्या है इससे। अब नेक्स्ट आगे, अब हम कहेंगे परिपथ के R1, परिपथ के प्रतिरोध R1 के लिए, किस चीज़ का मान के लिए, विभवांतर, विभवांतर क्या रहेगा, तो हमने कहा विभवांतर अलग अलग रहेगा, तो R1 का मैंने मान लिया V1 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इससे यहाँ से धारा का मान तो समान है, हमने लिख रखा है धारा का मान समान, तो V1 इक्वल्स टू IR1, ठीक है, समझ आया होगा। परिपथ के प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर का मान, विभवांतर का मान हमने कहा कि अलग रहेगा, तो जो R1 है उसी का विभवांतर क्या हो गया, V1, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, IR1 के बराबर। क्यों, क्योंकि धारा का मान तो समान है, और ये हमने ओम के नियम से पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि विभवांतर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर रहेगा, ये हमारा ओम का नियम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे R2 के लिए, R2 के लिए विभवांतर, R2 के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू IR2, ठीक है, ये फिर से वही का वही, क्यों, क्योंकि धारा का मान समान रहेगा जबकि विभवांतर का मान अलग रहेगा, तो V1 V2, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रतिरोध के, तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर, तो तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V3IR3, ये तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर हो गया, ठीक है। अब पूरे परिपथ के लिए विभवांतर क्या होगा, तो हमने कहा कि कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर, विभवांतर किसके बराबर है, V के बराबर, ठीक है। और ये टोटल V क्या है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, कुल विभवांतर क्या होगा, तीनों का योग, तो हमने कहा कि तीनों प्रतिरोध है उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है उनके योग के बराबर कुल विभवांतर होगा, किस चीज़ का, पूरे परिपथ का, ठीक है। अब हमने कहा V1 का मान क्या है, टोटल जो V है उसके बारे में ज्ञात करें, कुल विभवांतर V बराबर किसके बराबर है, V1 क्या है, IR1, ठीक है। इसी प्रकार से V2 बराबर क्या है, IR2, और V3 क्या है, IR3, समझ आ रहा होगा कैसे लिखा मैंने। कुल विभवांतर क्या होता है, कुल का अर्थ क्या है, पूरे को जोड़ दिया, ठीक है, कुल का अर्थ क्या है, पूरे को जोड़ दिया। अब कुल प्रतिरोध, यहाँ पे विभवांतर V1 है, इसके सिरों पर यहाँ पे V2 है और V3 है, मैंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा विभवांतर चाहिए मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को जोड़ दिया आपस में, तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया आपस में। अब V1 का मान क्या है, हमने यहाँ पे निकाल रखा है IR1, V2 का IR2 और V3 का IR3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ, V इक्वल टू I, देखेंगे सभी जगह कॉमन है, तो हमने I को इधर बाहर ले लिया, IR1 R2 R3, यहाँ तक ये पता चला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे I जो था इसके V के भाग में दे दिया, क्यों, क्योंकि इधर गुणा में था, बराबर के इधर भाग में, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे, यहाँ से ओम के नियम अनुसार क्या होगा, V/I बराबर क्या हो जाएगा, R के, ये भी तो हो सकता है, इधर I गुणा में था, ठीक है, इधर I गुणा में था, इससे बराबर के इस साइड आए तो क्या हो गया, वो भाग में चला गया, तो ये V/I बराबर किसके है, R के, तो मैं V/I की जगह क्या लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ, ये बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या हो गया, ये तुल्य प्रतिरोध है, ये जो R लिखा है ये R तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध, ये जो हमारा परिपथ है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, ठीक है। वापस से रिवाइज कर लेते,
फर्स्ट तो ये कि प्रतिरोधों का संयोजन करना था, प्रतिरोधों को जोड़ना था आपस में, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का है हमारे पास में, कौन कौन सा? फर्स्ट श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम या फिर इसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे श्रेणी क्रम होता क्या है, तो पहले हमने परिपथ बना दिया, ठीक है। परिपथ से भी हमें पता चल रहा है कि 3 प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है। यहाँ पे आप 2 भी जोड़ सकते हो और ज़्यादा भी जोड़ सकते हो, n नंबर तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होगी या फिर हम किस प्रकार से कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम है। तो फर्स्ट हमने कहा कि श्रेणी क्रम ऐसा संयोजन होगा जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में जुड़े हो। प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में जुड़े हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहेंगे? ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। नेक्स्ट आगे ये कुछ सिद्धांत पे कार्य करता है या फिर हम ये याद रखेंगे कि ये चीज़ हमें याद रखनी है, इससे हमारा आंसर जो होगा वो आराम से हमें पता चल जाएगा या फिर आसानी से हम निकाल सकते हैं। वो क्या है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान सदैव समान रहेगा जबकि विभवांतर का मान प्रत्येक सिरों पर भिन्न भिन्न रहेगा। इससे हमें क्या पता चला, जब हम ओम के नियम से आगे प्रश्न का हल कर रहे होंगे तो हमें पता चल रहा होगा कि विभवांतर हर जगह अलग अलग है जबकि धारा का मान समान है, लेकिन जो प्रतिरोध है वो भी तो अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि परिपथ के प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर, तो R1 के लिए विभवांतर यहाँ से क्या पता चल रहा है? विभवांतर V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। तो ये तीनों प्रतिरोधों के लिए हमारे पास में क्या हो गया, ये हमें पता चल गया कि विभवांतर क्या है। फिर हमने कहा कि पूरे परिपथ में, जो ये पूरा परिपथ है इसके अंदर विभवांतर कितना है, तो हमने कहा कि कुल विभवांतर होगा वो उसके बराबर होगा। तो ये कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V1, V2 और V3, इन तीनों को जोड़ दिया हमने। फिर नेक्स्ट आगे V = IR1 + IR2 + IR3, ये कहाँ से पता किया? तो इसके अंदर हमने V1, V2, V3 का मान रखा जो इक्वेशन 1, 2, 3 है, ठीक है। यहाँ से आगे हमने I को कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि I सभी जगह समान था, तो I को हमने कॉमन ले लिया। फिर I को हमने इधर से बराबर के इस साइड लाए तो ये भाग में चला गया, और यहाँ से ओम के नियम से हमें क्या पता चला कि V = IR है और V/I बराबर क्या हो गया? R। तो V/I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? R। तो R = R1, R2, R3। R किसके बराबर हो गया? R1 के, R2 के, R3, इन तीनों के योग के बराबर। तो ये जो R लिखा हमने, ये हमारा क्या है? तुल्य प्रतिरोध। तो इस प्रकार से ये हमारा श्रेणी क्रम था।